नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड एंड अकाउंटिंग एंड वैल्यू एडेड अकाउंटिंग एंड पढ़ेंगे। यह एक एमकॉम का टॉपिक है। एमकॉम तो वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन इट इज एन अल्टरनेटिव टूल टू मेजर प्रॉफिट। ये कुछ नहीं, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और एनपीओ के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ये भी एक टूल है, एक जरिया है जिससे कि हम प्रॉफिट मेजर कर सकें। तो इसमें हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, वैसे ही वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये क्या एक अलग तरीका है, टूल बोले तो अलग तरीका है सिर्फ प्रॉफिट मेजर करने के लिए। तो देखो क्यों बिकॉज द प्रॉफिट इज जनरली यूज। तो क्यों बनाते, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द प्रॉफिट इज मेजर यूज टू अ सर्टेन परफॉर्मेंस। क्योंकि हम अंदाजा कैसे लगाते हैं? अगर कोई कंपनी 20 लाख हमारी, कोई कंपनी 10 लाख, हम कहेंगे कि 20 लाख वाली कंपनी सबसे ज़्यादा कमा रही। तो क्यों बना रहे? जो स्टेटमेंट बता रहा कि प्रॉफिट क्यों निकालेंगे कि मतलब परफॉर्मेंस, एंटिटी का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाएंगे। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या है? डेफिनेशन क्या है उसकी? इट इज़ अ वेल्थ क्रिएटेड बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। सही है। जो नेट प्रॉफिट है, जो कंपनी कमाएंगी, कंपनी करती है कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट, वो तो उसके हेल्थ है। तो कुछ नहीं, जैसे नेट प्रॉफिट अपना हेल्थ है, वैसे वैल्यू एडेड जो वैल्यू एडेड है किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू एडेड करेंगे अपन, या कोई मतलब अपने वेल्थ में वैल्यू एडिशन हो रहा, तो वो तो वेल्थ ही। तो इट इज अ वेल्थ क्रिएटेड बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। जो रिपोर्ट कर रही वो एंटिटी अपने लिए वेल्थ बना रही, बाकी कुछ नहीं। जैसे नेट प्रॉफिट निकलता तो अपना वेल्थ है, वैसे ही अपने लिए वेल्थ रहेगा। तो कैसे बनाते? बाय इट्स ओन। कंपनी अपने बिल्डिंग लगाएंगे, फर्नीचर लगाएंगे, अपना सब रिसोर्स लगाएंगे, और बाकी एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयज एफर्ट लगेंगे, उससे तो वैल्यू एडिशन हो रहा ना। वैल्यू एडिशन हो, उससे ही वैल्यू एडिशन होगा, और उससे हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाएंगे। हम आज जैसे फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, ये एक सेकंड डेफिनेशन है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन को द वेल्थ क्रिएटेड बाय रिपोर्टिंग एंटिटी बाय इट्स ओनर बाय इट्स एम्प्लॉयज एफर्ट। वो फर्स्ट डेफिनेशन थी। ये सेकंड डेफिनेशन क्या है? द इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एंटिटी बाय एन अल्टरेशन इन द फॉर्म, लोकेशन, availability of a product or a service, exclude cost of goods source and services purchased from outside। मतलब जो फर्स्ट डेफिनेशन थी, जो वेल्थ क्रिएट की थी कंपनी ने खुद से या एम्प्लॉयज के एफर्ट से, तो वो तो कंपनी का प्रॉफिट की और उसकी डेफिनेशन सेम हो गई। अगर समझो जो मार्केट वैल्यू है कंपनी की, समझो आज 10 करोड़ थी, कुछ अल्टरेशन किया कंपनी, कुछ अमालगमेशन किया, कुछ डिवीजन किया, उससे उनका जो मैनेजमेंट लेवल है कुछ स्ट्रांग हो गया, कुछ एक ही जगह पे फोकस करने लगे, तो वैसे भी उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। वो भी तो वैल्यू एडिशन ही ना फिर। तो इंक्रीजिंग वैल्यू एडिशन ऑफ एन एंटिटी बाय अल्टरेशन इन द फॉर्म। अल्टरेशन तो समझ गए, अमालगमेशन, फिर डीमर्जर, ये तो अल्टरेशन हो गया। लोकेशन चेंज कर दिया, समझो कुछ अपनी एंटिटी कुछ बैक एंड में थी, अभी कुछ हाईवे पे टच हो गई, तो उस वैसे ही अपनी मार्केट वैल्यू अपनी बढ़ गई, तो अपनी कंपनी में वैल्यू एडिशन हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, समझो हम आज प्रोडक्ट हम एक विलेज में दे रहे थे, एक टाउन में दे रहे थे, समझो अपना मैनेजमेंट बढ़ गया, अपन पूरे स्टेट में अगर वो प्रोडक्ट सेल करने लगे या सर्विस देने लगे, तो वैसे भी अपने वैल्यू एडिशन बढ़ जाएंगे, अपनी गुडविल बढ़ जाएंगी, क्योंकि अपनी जो कंपनी थी वो एक टाउन लेवल पे थी, आज स्टेट लेवल पे, तो वैसे अपना वैल्यू एडिशन अपनी कंपनी में अपने एंटिटी का बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट और सर्विस एक्सक्लूड, यानी जो अपन इनकम कमाएंगे, जो प्रोडक्ट बेच के इनकम कमाएंगे, उससे कुछ उस पे कॉस्ट लगेगा, तो कॉस्ट माइनस करके जो इनकम है वही तो अपने वैल्यू एडिशन हो जाएगा। किस पे? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये फॉर्म और लोकेशन में तो सीधा नो कॉस्ट, डायरेक्ट अपनी जो कंपनी की वैल्यू वो तो सीधी बढ़ जाएंगी। कैसे? फॉर्म बदलने से या लोकेशन बदलने से। और अवेलेबिलिटी में से हम 10 लाख प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, आज 20 लाख सेल कर पाएंगे, वैसे भी अपना जो इनकम है वो बढ़ जाएगा। उसमें से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स और माइनस किया तो जो नेट है वो अपने पास बच जाएगा। तो जो दोनों डेफिनेशन, उससे क्या पता चला कि वैल्यू वी यानी वैल्यू एडेड फोकसेस ऑन क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू एडेड। जो वैल्यू आपने ऐड किया प्रोडक्ट में या कंपनी में, वो क्या है? क्रिएशन, बना रहे, वैल्यू एडिशन यानी कुछ हम प्रोडक्ट बनाएंगे अपनी कंपनी का, वैल्यू एडिशन बढ़ाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कुछ नेट प्रॉफिट बांटेंगे शेयर होल्डर्स को या एम्प्लॉयज को, उनको भी तो वेल्थ देना पड़ेगा। तो जो डेफिनेशन उसमें से की पॉइंट्स पता चल रहे कि क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू एडेड,
VA जो वैल्यू एडेड है वो दो तरह का हो सकता है, GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, और NAV यानी नेट वैल्यू, NVA यानी नेट वैल्यू एडेड। तो नेट वैल्यू एडेड क्या है? नेट वैल्यू एडेड यानी GVA, उसमें से कुछ डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अपन अपने पास रह जाएंगे NAV। जो वैल्यू एडेड है पूरी डेफिनेशन से कुछ समरी निकल गई, क्या है बताइए क्या? एक्सेस ऑफ इनकम, अपना जो इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कॉस्ट। समझो आज मुझे ये चौक बनाने के लिए 10 रुपया लग रहे, मैं उसको सेल कर पा रहा हूँ 20 में, बराबर सही है। तो इन मेरा एक्सेस इनकम कितना हुआ? 20 आएंगे, 10 मेरे कॉस्ट के जाएंगे, तो 10 एक्सेस हो गए। जो इनकम एक्सेस है उसको ही हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसको वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का डेफिनेशन हो गया, क्यों बना रहे हो गए। तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए बनाएंगे हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। वैसे ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ये क्या है? कुछ नया नहीं है। इट इज एन रीअरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन है उसको कुछ रीअरेंज करेंगे, पहले से अरेंज करेंगे, उसको कुछ आगे पीछे करके हम जो वैल्यू एडेड है वो निकालेंगे। कुछ अलग नहीं, वही स्टेटमेंट वही आइटम्स रहेंगे, सब उनको रीअरेंज करेंगे, उससे हम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंडिकेट द वेल्थ क्रिएटेड, वो तो सही है। वेल एडेड से क्या पता चलेंगे कि जो वेल्थ क्रिएटेड है वो हमें पता चलेंगे। दूसरा द मैनर, तो कैसे हमने वेल्थ क्रिएट की, मतलब क्या क्या आइटम्स डाले। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी पता चल रहा था कि डेबिट साइड में सब कॉस्ट पता चल जाती है कि यहाँ पे खर्च किया, वहाँ पे खर्च किया। वैसे ही द मैनर इन विच वेल्थ क्रिएटेड, मतलब कैसे हमने वेल्थ क्रिएशन की। तीसरा टू शो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, सही है। जो वर्ल्ड अपना जो इंडिया का क्या अपने कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसके लिए हमने वैल्यू एडेड कितना किया। वैल्यू एडेड जैसे नेशनल इनकम काउंट करने के लिए एक वैल्यू एडिशन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड होती है। उसके लिए जो वैल्यू एडेड है वो अमाउंट नेशनल इनकम में काउंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बाद द इंटर एंड इंट्रा फॉर्म एनालिसिस, इंटर यानी समझो वन स्टेट अनदर स्टेट, दो स्टेट है, वन महाराष्ट्र एंड वन गुजरात, उनके बीच हमने कुछ ट्रांजैक्शन किया तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा हमारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जैसे जीएसटी में बोलते हैं इंटर स्टेट। इंट्रा महाराष्ट्र और दूसरा जो टाउन है महाराष्ट्र उसमें हमने ट्रांजैक्शन किया तो हो जाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा यानी अंदर ही अंदर, इंटर यानी अंदर बाहर वैसा ही। फॉर इंटर एंड इंट्रा फर्म एनालिसिस, इंटर फर्म मतलब मेरी एक फर्म एक दूसरी एक फर्म, तो एक फर्म और दूसरी फर्म में कुछ अंतर हो गया ना, तो इंटर फर्म एनालिसिस, मेरी फर्म और उसकी फर्म में हम कुछ एनालिसिस करेंगे, उसके लिए भी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट काम आएगा। इंट्रा तो कंपनी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट ने कितना काम किया, हमने कितना काम किया, उसका कितना वैल्यू एडिशन है, अपना कितना वैल्यू एडिशन, उसके लिए भी जो स्टेटमेंट है वो काम में आ जाए। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? तो ये फॉर्मेट है, जैसे पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, सेल्स एंड डायरेक्ट इनकम, यानी जैसे हम क्रेडिट साइड पे P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल्स, यानी वही सेल्स यहाँ पे आएंगी, सेल्स प्लस डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम यानी सेल ऑफ स्क्रैप, वो तो डायरेक्ट इनकम है, मतलब आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में से लेस करेंगे उसको। रॉयल्टी, कुछ डायरेक्ट रॉयल्टी आएंगे तो वो रॉयल्टी उसमें ऐड करके जो टोटल ए वो अपना हो जाएगा, ये टोटल ए अमाउंट। उसके बाद उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज को कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे, वो कुछ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देंगे, सीधा अपना बैंक अकाउंट में ना डाल के उनको देंगे। टैक्सेस जो गवर्नमेंट को टैक्सेस देंगे वो। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, उसमें इंटरेस्ट, डिविडेंड रिजर्व, कुछ अपने मेंबर्स को डिविडेंड देंगे और कुछ रिजर्व में डालेंगे, वो सब लेस करके जो अमाउंट आएंगे वो ये सब इनके टोटल आएंगे, टोटल बी, ये टोटल ए, ये टोटल बी। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ये फॉर्मेट होगा, सेल्स जो P&L अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल्स है वही सेल्स यहाँ पे आएंगे। कुछ डायरेक्ट इनकम जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं वो डायरेक्ट इनकम, कुछ सेल ऑफ स्क्रैप, रॉयल्टी, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 इनका जो एडिशन आएगा वो आएगा टोटल ए। फिर हम टोटल बी करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल परचेस करेंगे, मतलब क्रेडिट ट्रेडिंग के डेबिट का
कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, कुछ डिविडेंड देंगे और रिजर्व। ये कौन सा रिजर्व? कुछ प्रोविजंस करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, वो रिजर्व्स। और ये डिविडेंड अपने लिए शेयर होल्डर चार्ज है, शेयर होल्डर्स को तो देना ही, तो अपना वैल्यू एडिशन है एंटिटी का नहीं। तो कुछ प्रोविजंस करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, वो रिजर्व, और रिजर्व भी इसमें आएंगे। ये कुछ नहीं, क्रेडिट ट्रेडिंग का डेबिट है, ट्रेडिंग का डेबिट, ट्रेडिंग का डेबिट, ट्रेडिंग का डेबिट, P&L का क्रेडिट डेबिट, P&L का डेबिट, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में कुछ नहीं, पूरा जो ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट है वो यहाँ पे रीअरेंज करके जो इनका जो एडिशन है वो होगा टोटल बी। अभी इसके आगे जो फॉर्मेट है जो हमने टोटल ए किया था, टोटल बी, उसमें से हम करेंगे टोटल ए माइनस टोटल बी। जो अमाउंट आएंगे वो आएगा वैल्यू एडेड बाय क्रेडिट, कुछ वैल्यू एडेड, और नेट नहीं है, जीएवी नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद वैल्यू एडेड तो ये भी होगा कि कंपनी किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो कंट्रीब्यूशन डिविडेंड आएगा। किसी को लोन दिया है उसका इंटरेस्ट आएगा, वो इनडायरेक्ट, मतलब कंपनी का नॉर्मल एक्टिविटी से कमाया हुआ नहीं, पर वो कंपनी का इनकम है तो वैल्यू एडेड दिखेगा कि कंपनी का ही पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया था उसमें तो कुछ इनडायरेक्ट इनकम आ रहा है, इनडायरेक्ट इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मतलब उसको कुछ बड़े होंगे तो ऐड करेंगे, कुछ लेस होंगे तो कुछ कंपनी में फायर होगी तो एक नॉर्मल एक्टिविटी यानी एबनॉर्मल है उसके लिए हम उसको लास्ट में लेस करेंगे। कुछ एबनॉर्मल हुआ होगा, कुछ कंपनी की एसेट की कीमत अचानक बढ़ गई उसको सेल कर दिया तो वो एबनॉर्मल आ गया तो हम इसमें करेंगे ऐड। उसके बाद ये जो इसका टोटल है ए आएगा GAV, मतलब इसमें ए और बी का माइनस करके ये अमाउंट आएंगे, उसमें ऐड करेंगे इनडायरेक्ट इनकम, ऐड या लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कुल आएगा जो अमाउंट आएंगे इसकी वो होगा GVA। और जो मैंने बोला था उसके बाद हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जो आएगा वो है NVA। कुछ नहीं है, रीअरेंज करेंगे और सीधा हम NVA पे आ जाएंगे। यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट है वो फर्स्ट ए में लिखेंगे, उसके बाद सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग से लेके P&L तक सारे हम बी अमाउंट में डाल देंगे। उसके बाद दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, वो आएगा वैल्यू एडिशन। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो अमाउंट आएंगे वो GVA, और जो डेप्रिसिएशन लेस करके आएगा NVA। और इसके साथ हम बनाएंगे कुछ कि जो ये अमाउंट है उसके लिए कुछ वर्किंग और कुछ एप्लीकेशन नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बने तो उसके साथ हम बनाएंगे हर क्वेश्चन में वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के साथ एप्लीकेशन स्टेटमेंट में कुछ नहीं, एप्लीकेशन यानी किसके लिए क्या क्या अप्लाई किया था, यानी जो जो खर्चे आपने किए, जिसके लिए कंपनी के लिए किए, जो जो खर्च आपने किया है तो उसको हम एक स्टेटमेंट के द्वारा दिखाएंगे। जो एम्प्लॉयज के लिए कितना दिया, डायरेक्टर्स को कितना दिया, पूरा जैसे वर्किंग बने तो उसके वैसे ही एप्लीकेशन स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है। जो गवर्नमेंट कितना टैक्स दिया, कितना अमाउंट क्या दिया, प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म जिन्होंने आपने लोन दिया उनको इंटरेस्ट कितना दिया, शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया, जो एक्सपेंशन कुछ मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया, कुछ इसके अलावा कुछ होगा तो वो सब इसमें दिखा के, यानी जो वर्किंग बनाते हैं उसके तरह ही जो एप्लीकेशन स्टेटमेंट वो बनाएंगे, यानी कुछ सपोर्ट आ जाएगा समझने के लिए कि किस पे क्या खर्च किया था। ये जो टॉपिक था पूरा ये था वैल्यू एडेड। उसके बाद आएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। जो ये पूरा टॉपिक था कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग को रीअरेंज करके सब वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट बनाना है। चलो, जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बने तो उसके साथ हम बनाएंगे हर क्वेश्चन में वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के साथ एप्लीकेशन स्टेटमेंट में कुछ नहीं, एप्लीकेशन यानी किसके लिए क्या क्या अप्लाई किया था, यानी जो जो खर्चे आपने किए, जिसके लिए कंपनी के लिए किए, जो जो खर्च आपने किया है तो उसको हम एक स्टेटमेंट के द्वारा दिखाएंगे। जो एम्प्लॉयज के लिए कितना दिया, डायरेक्टर्स को कितना दिया, पूरा जैसे वर्किंग बने तो उसके वैसे ही एप्लीकेशन स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है। जो गवर्नमेंट कितना टैक्स दिया, कितना अमाउंट क्या दिया, प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म जिन्होंने आपने लोन दिया उनको इंटरेस्ट कितना दिया, शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया, जो एक्सपेंशन कुछ मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया, कुछ इसके अलावा कुछ होगा तो वो सब इसमें दिखा के, यानी जो वर्किंग बनाते हैं उसके तरह ही जो एप्लीकेशन स्टेटमेंट वो बनाएंगे, यानी कुछ सपोर्ट आ जाएगा समझने के लिए कि किस पे क्या खर्च किया था। ये जो टॉपिक था पूरा ये था वैल्यू एडेड। उसके बाद आएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। जो ये पूरा टॉपिक था कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग को रीअरेंज करके सब वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट बनाना है।